हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से एक प्रैक्टिस पेपर मिला है ना। प्रैक्टिस पेपर क्लास 10 का जो 2021 और 22 का मतलब कि इसी साल का है, क्योंकि इस साल आपके पास सिलेबस चेंज हो गया है। अब टर्म वाइज पेपर होने वाले हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आप लोगों को पता है कि जो टर्म 1 है वो आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 90 मिनट्स का होगा। तो जिस पैटर्न पे पेपर आएगा ना, ये उसी पैटर्न पे आपके पास एक प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में दिया गया है, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश मीडियम में इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार पहले हम पेपर देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो यहाँ लिखा है आपके पास, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिवाइड इनटू 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, ए बी और सी में, और टोटल कितने 50 क्वेश्चन है आपके पास। सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। टोटल 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में लाइन से दिए हुए हैं, आप उसमें कोई से भी 16 अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबरिंग ठीक कीजिएगा बस, ठीक है। सेम ऐसे ही सेक्शन बी में आपको फिर 20 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको कोई से भी 16 अटेम्प्ट करने हैं। फिर बोलूं, इंटरनल चॉइस नहीं है क्वेश्चंस में, सेक्शन में ही आपको 20 में से 16 अटेम्प्ट करने, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में आपके पास 10 क्वेश्चंस है, जिसमें आपको 2 केस स्टडी दी जाएंगी। तो हर केस स्टडी में दोनों में 5-5 क्वेश्चन है, पर आपको कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। हो गए 40 मार्क्स। देखो 16 क्वेश्चंस आपने यहाँ अटेम्प्ट किए, 16 यहाँ अटेम्प्ट किए, 32, और 8 क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट किए, 32 प्लस 8 40। 40 क्वेश्चंस है, 1 मार्क ईच है, 40 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 चॉइस दी जाएंगी, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। टर्म 1 पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कोई आंसर गलत कर भी दिया है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। और इसका एक बेनिफिट हमारे पास क्या है कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कैलकुलेटर को आपको यूज नहीं करना है। कैलकुलेशंस के लिए खुद ही वो कैलकुलेशंस करनी है। क्लियर। चलिए अब जल्दी से एक बार पेपर देख लें, फिर आज हम सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस का। हम 20 के 20 करेंगे, बट एग्जाम में आप 16 करके आना, ठीक है ना। चलिए पहले पूरा पेपर देख लेते हैं एक बारी। सेक्शन ए ये ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये इस बार पेपर आया है आपके पास। 20 क्वेश्चन सीधे। देन सेक्शन बी है, अगेन 20 क्वेश्चन होंगे वहां पर, ठीक है। तो ये रहे आपके पास वो आगे के 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गए अब आपके पास, ठीक है। ये रहे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें 2 केस स्टडी थे हमारे पास। केस स्टडी 1 ये रही हमारे पास, 5 क्वेश्चंस। देन केस स्टडी 2 हमारे पास ये रही, अगेन 5 क्वेश्चन, ठीक है। कोई से भी आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं इसमें से। वापसी आ जाते हैं हम अपने सेक्शन ए पर, ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और चीज बताऊंगी आपको, मार्किंग स्कीम भी दी गई है इस पेपर की। मार्किंग स्कीम का मतलब है सिर्फ आपको आंसर की दी गई है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना, समझते रहेंगे, आंसर्स हम अपने यहाँ से टैली कर लेंगे एक बारी, ठीक है। चलिए शुरू करें हम अपना पेपर यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, cot 45 अपॉन में sin 30 प्लस cos 60। इसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं। देखो cot 45 का मतलब होता है 1, sin 30 का मतलब होता है 1/2, और cos 60 का मतलब भी 1/2 होता है। तो 1 अपॉन में 2/2 हो गया, 2/2 का डो के 1 हो गया, तो 1 अपॉन में 1, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया ए। क्रॉस चेक यहाँ से करेंगे, ए आया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो बी सी अपॉन में क्यू आर 1/3 दे रखा है, तो इनका एरिया की रेशो बताओ। तो देखो जो इनका एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वो क्या होता है, जो इनकी साइड्स होती है ना उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/9। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1/9 आ गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी क्यू इज। पी और क्यू जो है आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं, तो बताओ कि पी और क्यू का एलसीएम कितना होगा। देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और टेबल में नहीं आते। तो फिर उनका एलसीएम क्या होगा, पी और क्यू का। पी और क्यू होगा पी इंटू क्यू, होगा नहीं होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स है, तो कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास डी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, बताओ इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर तो वो नंबर्स होते हैं ना जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला तो टर्मिनेटिंग है, सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग है, थर्ड वाला है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसका मतलब इसमें डी बचा, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, डी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ पर। Riya and Kajal are friends. The probability that both will have the same birthday in a non-leap year. देखो यहाँ दो लड़कियां हैं, एक रिया और एक काजल, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका बर्थडे सेम डे पे हो। ठीक है, और नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज होते हैं और सेम डे पे होना चाहिए, मतलब एक ही दिन होना चाहिए ना। तो फेवरेबल आउटकम तो 1 हो गया और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 365। तो इसका मतलब इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसका आंसर है सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। कह रहे व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं, ये इसका एल्टीट्यूड बना दूं, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डी मान लेते हैं, एडी आपको निकालना है। तो देखो ये एल्टीट्यूड है, तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड ही मेरा मीडियन होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि बीडी भी 4 है और डीसी भी 4 है। तो अब मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, यहाँ एडी स्क्वायर ऐसी और यहाँ पर 16 है 4 का स्क्वायर। तो 64 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू में एडी स्क्वायर। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 इज इक्वल्स टू में एडी स्क्वायर। 48 मतलब 6 8 जा 48 ना, तो 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 8 को लिख दिया 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 1 2 इनका पेयर और इनका पेयर तो बाहर निकल गया, तो 4 बन गया, अंदर रह गया √3। ये आ गया मेरा एडी स्क्वायर के बराबर, एडी के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ रूट लगा दिया तो स्क्वायर मैंने हटा दिया, तो 4√3 मेरा आंसर आ गया बी। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं, तो बी आपका ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -1 देन द वैल्यू ऑफ के इज। आपसे कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया, उसके सम ऑफ जीरोस दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं ना, वो किसके बराबर होते हैं, -b/a के बराबर होते हैं, है ना। अभी सम ऑफ जीरोस मुझे -1 दे रखा है, ये रहा -1, ये माइनस ऐसे ही रहने दो। b की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो -k है और a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं -k और यहाँ लिख देते हैं 3। ठीक है ना। अब देखो इस माइनस से ये माइनस तो कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो आंसर है हमारे पास बी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा आपके पास -3। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है 8। आपसे क्या कह रहा है, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो कॉट ए का मान बताइए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको पहले। देखो आपको यहाँ पर साइन ए दे रखा है कितना, 1/2, और आपको क्या करना है, कॉट ए का मान निकालना है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आए ना, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मत भूला करो, इसको हमेशा याद रखा करो और कॉपी पे पहले ही साइड में लिख लिया करो, है ना। अब देखो साइन ये है, कॉस ये है, टेन ये है, कॉट ये है, यही है। तो आपको साइन ए, इसका मतलब आपको p/में h दे रखा है, 1/2 है, और कॉट ए इसका मतलब आपको b/में p निकालना है। तो देखो P तो मुझे 1 पता ही है, बट मुझे B नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो लगती ही राइट एंगल ट्राइंगल में है ना। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ यहाँ। अब मेरे पास h है यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर, P है 1 तो 1 का स्क्वायर, B स्क्वायर नहीं पता, छोड़ दो यहीं पर ही। 2 2 जा 4 और एक 1 प्लस का B स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू में B स्क्वायर आ गया। तो चलो B की वैल्यू निकल गई मेरी √3, निकल गई ना। अब इसको यहां लिख दो, तो इसका मतलब कॉट ए कितना आ गया मेरा, √3 आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं क्या √3 है, बिल्कुल ए ही है √3, चेक कर लेते हैं, तो ए इसका आंसर। क्लियर, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इंटरसेक्ट। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं fx के, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, किसके पॉइंट्स है जहां पर ग्राफ y जो है ना वो fx के बराबर है, वो आपसे पूछ रहा है।
ठीक है। तो आपको कह रहा है कि जीरोस क्या होंगे, तो किस पे होंगे, किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि जो ये ग्राफ है ये किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स का फंक्शन दे रखा है। तो जितने भी ग्राफ वो जो जीरोस होंगे एक्स एक्सिस पे टच करेंगे वही तो आएंगे उसके जीरोस, है ना। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर? एक बार क्रॉस चेक कर लें तो एक्स एक्सिस ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 3 ए लाइज ऑन दिस। देखो आपसे कह रहे हैं ए की वैल्यू बताओ अगर जो ये 3 और ए है इस पे लाई कर रहे हैं एक इक्वेशन पे, इसका मतलब ये आपको इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। एक्स आपको 3 दे रखा है और वाई आपको ए दे रखा है। तो चलिए ऐसा करते हैं, फिर हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो एक्स की जगह पर 3 लिख देते हैं और वाई की जगह पर ए लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 5। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू में 3a, 1 इज इक्वल टू में 3a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ए। कंप्लीट? चेक कर ले एक बारी, तो 1/3। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ पीए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर पीए जो है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रही है तो वो क्या होगी, क्या वो जीरो से बड़ी होगी, क्या वो जीरो से छोटी होगी, -1 से बड़ी, जीरो से छोटी। हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वो जीरो से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। 0 और 1 हो सकती है लेकिन इनसे 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, इसका आंसर सी ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ एम। आपसे कह रहे हैं जो पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं ना, मान लो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जो ये पॉलिनोमियल में आपको m की वैल्यू दे रखी है ना, ये बताओ कितनी होगी। आप ध्यान से देखो, जो ये m लिखी है ये c की जगह पर लिखी हुई है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है ना। तो मेरे को एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर पता है, वो क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं ना वो किसके बराबर होते हैं, c अपॉन a के। अब जीरोस तो दोनों रेसिप्रोकल है, तो लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो अल्फा इंटू में 1 अपॉन अल्फा, और अगर सी देखें तो सी मुझे दे रखा है -m और a मुझे दे रखा है 5, तो यहाँ लिख देते हैं -m अपॉन में 5, तो कट गया। तो 5 इज इक्वल टू में -m, ये 5 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है डी। अब आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर में भी है। क्लियर? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहे बताओ इनमें से कौन सा रैशनल नंबर ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग है। रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, देखो टर्मिनेटिंग वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होते हैं 2m इंटू 5n। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो रैशनल नंबर तो है लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, देख के ही पता चल रहा है जो डी वाले का डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो 5 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। तो ये 5 और 3 की फॉर्म में है लेकिन 5 और 2 की फॉर्म में तो नहीं है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? क्रॉस चेक करते हैं तो डी आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हम। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, डी एंड ई आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। आपसे कह रहे हैं डी और ई जो है वो इनके पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो यहाँ लिख देते हैं डी, यहाँ लिख देते हैं ई। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, एडी आपको 2 दे रखा है, बीडी आपको 3 दे रखा है, ईसी ये वाली 1.5 दे रखा है, ये आपको फाइंड करनी है। और एक और चीज आपको बोली गई कि जो डीई है ना वो पैरेलल है बीसी के। बस अब तो आसान है, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी रेशोज इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब 2 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 1.5 बीपीटी। याद है ना बीपीटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ए इज इक्वल टू 2 को 1.5 से करोगे तो 3 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3/3, कट कर दो 1, आपका आंसर आ गया बी। क्लियर? क्रॉस चेक करें, बिल्कुल बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हम। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ
tan 2a is equals to cot a minus 12 degree where 2a is an acute angle then the value of a is। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर लिखते हैं पहले इसको, कि जो tan 2a है वो किसके बराबर है आपके पास, cot a minus 12 डिग्री के। ठीक है, अब आपको इस a की वैल्यू निकालनी है। देखो tan 2a को मैं यहाँ लिख देती हूँ cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा यही होता है, फॉर्मूला है ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। अब यहाँ आ जाएगा cot a माइनस 12, cot से cot कट गया, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 12 डिग्री। ठीक है ना, 90 प्लस का 12 यहाँ कर दिया मैंने और इस 2a को मैं इधर ले गई। ठीक है, तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो 102 यहाँ आ जाएगा 3a, a की वैल्यू आ गई 102 अपॉन में 3, कट किया 3 3 जा 9 3 4 जा 12, a की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। चेक करते हैं ऑप्शन में 34 तो है, क्रॉस चेक करते हैं 34 ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट अ लाइन विच इज y इज इक्वल टू 4। जब y की वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब x की वैल्यू कुछ नहीं होगी, तभी सिर्फ y की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर x 0 है मेरा, तो x 0 होता है तो ये लाइन तो ऐसे बनती है, y इज इक्वल टू 4 तो ऐसे ही बनेगा ना, यहाँ मान लो 4 है, तो ये पैरेलल टू किसके है, x एक्सिस के, इसका मतलब इसका आंसर है C, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, क्रॉस चेक करें पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर, चलिए 17 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इफ HCF आपको दे रखा है 2 नंबर का 27 है तो एलसीएम निकालो। देखो एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू में एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिन 2 नंबर का HCF और LCM निकालना है। तो किन दो का निकाला, 81 इंटू 54 का। HCF मुझे 27 दे रखा है लेकिन मुझे LCM नहीं दे रखा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से LCM निकाल लो आप, 81 इंटू में 54 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है ना, अभी आप अगर इसको कट करोगे तो यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 8। अब LCM कितना आ जाएगा, 54 को 3 से इंटू कर दो, तो 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 162 आपका आंसर। क्लियर, चेक करें 162। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। यहाँ आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस। एक रेक्टेंगल के 3 वर्टेक्स आपको दिए, चौथा आपको निकालना है। देखो इसको यहाँ करते हैं, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको A B C और D नाम देते हैं और यहाँ पर O नाम देते हैं। 3 के दे रखे हैं हमें 5 3 2 3 और 2 7। इसका मुझे निकालना है D वाले का, इसको मैं X और Y मान लेती हूँ। ठीक है, अब देखो जो ये वाला है O जो है वो इसका मिड पॉइंट होगा AC का, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर होते हैं, डायगोनल होगा ना मिड पॉइंट। तो मैं इसको X1 और Y1 मान लेती हूँ। तो मैं X1 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल दूंगी, 5 प्लस 2 अपॉन में 2। ऐसी Y1 की वैल्यू कैसे निकालूंगी, 3 प्लस 7 अपॉन में 2। तो X1 की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में 2 और Y1 की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में 2, मतलब 5 आ गई। ठीक है, अब जब ये O AC का मिड पॉइंट है तो O BD का भी मिड पॉइंट होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब x1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए मेरा, यहाँ पर 2 प्लस एक्स अपॉन 2 के, और y1 किसके बराबर होना चाहिए मेरा, यहाँ पर 3 प्लस y अपॉन 2 के। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। अब x1 की वैल्यू है 7 अपॉन 2, यहाँ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 ऐसी है। y1 की वैल्यू है 5 और यहाँ 3 प्लस y अपॉन 2 ऐसी है। ठीक है, इस 2 से इस 2 को कट कर दिया, x की वैल्यू 5 आ गई, ये 2 यहाँ प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 10 इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, यही आपका कोऑर्डिनेट है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7, यही आपका कोऑर्डिनेट। एक बार चेक कर लें 5 और 7। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पर 5 और 7 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। If system of equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 has infinitely many solution, then तो आपको पता होगा ये चैप्टर नंबर 3 में आपके पास पूरी एक टेबल है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन उनकी कंडीशन है। तो जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है, और जो इसका ग्राफ बनता है ना वो कोइंसिडेंट लाइन बनता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनती है।
ठीक है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं, बी ही आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में √3 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले इसे यहाँ लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है 20। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू दे रखी है टेन थीटा की। अब वो कितनी दे रखी है आपको, 1/√3। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ टेन थीटा तो कहीं पर भी नहीं है। नहीं है ना, तो आप इसको टेन थीटा बना दो खुद से। अब इसको टेन थीटा बनाने के लिए आपको थोड़े से चेंजेस खुद करने पड़ेंगे। अब वो क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, आप डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर न्यूमरेटर में दोनों पे कर दिया, जो जितनी दो टर्म थी। डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या किया, दोनों पे किया। सिर्फ ये इसलिए किया ताकि यहाँ पर टेन थीटा बन जाए, क्योंकि मुझे उसी की ही वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये कट होके तो 1 बन जाएगा, ये कट होके भी 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो है वो साइन का होता है। सिमिलरली नीचे यहाँ है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा को 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन गया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 10 स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 मुझे गिवन है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी यही लिख देंगे, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ आ गया 1 माइनस 1/3, यहाँ आ गया 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सेम कर लेती हूँ, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 4/3, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू में 3/4, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या फाइनली आपके पास 2/4, कट कर दो 1/2 आपका आंसर। कहाँ पर है 1/2, ये क्रॉस चेक किया जाए तो ए ही इसका आंसर है। क्लियर? इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। हमने पूरे 20 क्वेश्चंस कर लिए। सेक्शन बी जो है ना वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब सेक्शन बी अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अब सेक्शन बी जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।